Hello बच्चों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला. दिस इज नैन्सी डेला एंड टुडे वी विल डिस्कस द 9th लेक्चर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन. तो लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था oogenesis के बारे में एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. तो oogenesis के अंदर हमने पढ़ा था कि oogenesis बर्थ से पहले ही शुरू हो जाती है और oogonia कैसे प्राइमरी oocyte बनाती हैं. अब प्राइमरी oocyte भी अरेस्ट होता है, कौन सी स्टेज पर होता है ये आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है. जब प्राइमरी oocyte का फर्स्ट मियोसिस होगा तो हमें एक पोलर बॉडी मिलेगी और हमें मिलेगा सेकेंडरी oocyte. अभी सेकेंडरी oocyte का भी मियोसिस सेकेंड रुक जाता है, कौन सी स्टेज पे अरेस्ट होता है आप मुझे बताना. और ये शुरू कब होगा, ऑन द अराइवल ऑफ स्पर्म. जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करेगी, जब फर्टिलाइजेशन होगा ऑन द अराइवल ऑफ द स्पर्म, सेकेंडरी oocyte कंप्लीट्स इट्स मियोसिस सेकेंड और हमें क्या मिलेगा, एक सेकेंड पोलर बॉडी मिलेगी और हमें मिलेगा एक मैच्योर गैमेट जिसको हमने बोला था एग या फिर ओवा, ठीक है. और हमने प्लॉइडी डिस्कस की थी कि प्राइमरी oocyte और oogonia की जो प्लॉइडी होती है वो डिप्लॉइड होती है, सेकेंडरी oocyte एंड पोलर बॉडी एंड जो मैच्योर गैमेट है, इन तीनों की जो प्लॉइडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है. प्राइमरी oocyte से कितने सेकेंडरी oocyte मिलेंगे, कितने सेकेंडरी oocyte से हमें कितने मैच्योर गैमेट मिलेंगे, ये टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में. जैसे कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर किया था कि एक स्पर्मेटोसाइट से कितने हमें सेकेंड स्पर्मेटोसाइट मिलेंगे और हमें कितने स्पर्म मिलेंगे. तो ये सारे के सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, जो जनरली आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis से, ठीक है. तो हमने पढ़ा था पूरा का पूरा oogenesis और हमने ये भी देखा था कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, जितने भी प्राइमरी फॉलिकल्स बनने हैं बाय द एंड ऑफ 5th and half month ऑफ प्रेगनेंसी बन जाते हैं. उसके बाद नो मोर प्राइमरी फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ, ठीक है. और हमने डिस्कस किया था हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिक है किसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल का. और मैंने आपको बोला था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल समझने से पहले आपको हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आना चाहिए. तो किस किस को लास्ट वाला लेक्चर समझ में आया है, oogenesis समझ में आया है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आया है, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी बताओ. और मैंने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी की थी कि जो कमिंग संडे होगा उसमें हम मेंटी सेशन कंडक्ट करेंगे जिसका सिलेबस रहेगा अप टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल. और आप सबको आना है ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है और आप खुद से कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है. तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू करने से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल आज का हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पूरा का पूरा कहानी है, ठीक है. मतलब कॉन्सेप्चुअल है, इसमें आप ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको याद करना है. हम प्रॉपर कॉन्सेप्ट के उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है. तो एक बार मैं आपको क्विक रिकैप कराती हूँ कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा था, ताकि आप मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत अच्छे से समझ जाए, ठीक है. ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आता है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता. चाहे वो oogenesis हो या फिर वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरी की पूरी डायग्राम हो या फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया या फिर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के ऊपर क्वेश्चन हो या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर क्वेश्चन हो या फिर फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है. तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो मैक्सिमम जो पार्ट कवर करता है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो हम हर एक चीज डिटेल में पढ़ते आए हुए हैं. तो आज का लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा. उससे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था. आज हम पूरा का पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे. अगर आपको थोड़े बहुत डाउट हैं हार्मोनल कंट्रोल के अंदर तो आज ही वो क्लियर हो जाएंगे. तो आपने बहुत अच्छे से ये समझना है एंड आई होप आप अच्छे अच्छे नोट्स भी बना रहे होंगे, ठीक है. तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किया था हार्मोनल कंट्रोल और हमने देखा था कि पूरी की पूरी जो कहानी है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की है, ठीक है. जब हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है प्यूबर्टी के टाइम पर, जब हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है प्यूबर्टी के टाइम पे तो वो रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये एक्ट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर. अब एंटीरियर पिट्यूटरी दो टाइप के हार्मोन रिलीज करती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन.
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसा कि नाम बता रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स बढ़ाएंगे। जैसे नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स बढ़ेंगे इसका मतलब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट शुरू हो गया, ठीक है। अब ऑन द अदर हैंड जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो थीका सेल्स के ऊपर एक्ट करता था। अब थीका सेल्स बनाती थी एंड्रोजन कोलेस्ट्रॉल से। अब थीका सेल्स के जस्ट नीचे जो लेयर थी वो थी ग्रेनुलोसा सेल, और ये जो एंड्रोजन है वहां से आता था डिफ्यूजन की प्रोसेस से ग्रेनुलोसा सेल के अंदर। अब ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं ये एरोमेटेज एंजाइम की मदद से ये किसके अंदर कन्वर्ट कर देती थी, एंड्रोजन को एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर देती थी, ठीक है। एरोमेटेज एंजाइम की मदद से जो एंड्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाता था किसके अंदर, एस्ट्रोजन के अंदर। अब हमारी जो कहानी है वो आगे शुरू होती है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे फॉलिकल्स बढ़ना शुरू हुए तो एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ना शुरू होगा, और जो लो लेवल है एस्ट्रोजन का वो नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, और हाई लेवल एस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। तो जैसे जैसे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट शुरू हो रहा है वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ रहा है, और जैसे जैसे हाई लेवल है एस्ट्रोजन का तो वो पॉजिटिव फीडबैक किसको प्रोवाइड करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सडन इंक्रीज होगा जिससे कि ओव्यूलेशन की प्रोसेस होगी। ओव्यूलेशन का मतलब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रही है फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल अलोंग विद जोना पेलोसिडा एंड कोरोना रेडिटा। अब ओव्यूलेशन हो गया तो बची हुई ग्रेनुलोसा सेल्स एंड थीका सेल्स क्या बना ले रही थी, कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम मेनली जो हार्मोन सीक्रेट करती है वो है प्रोजेस्टेरॉन, मेनली हार्मोन सीक्रेट करती है प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन लिटिल अमाउंट के अंदर एस्ट्रोजन भी सीक्रेट करती है, ठीक है। जब स्टार्टिंग के अंदर जब ग्रेनुलोसा सेल्स एस्ट्रोजन सीक्रेट कर रही थी उसी टाइम पे एस्ट्रोजन ने एंडोमेट्रियम की वॉल को थिक बनाना शुरू कर दिया था। अब प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, और ये जो हाई लेवल है प्रोजेस्टेरोन का और एस्ट्रोजन का ये नेगेटिव फीडबैक किसको देगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। क्यों, क्योंकि ये वेट कर रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन हुई है या नहीं, ठीक है। तब तक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को होल्ड पे रखा हुआ है कि अभी उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो एम्ब्रियो की अटैचमेंट किससे हो जाएगी, एंडोमेट्रियम से, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी। उस टाइम पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल क्या रहेगा, कम ही रहेगा, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर जाएगी, डीजनरेट कर जाएगी। अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर गई, रिग्रेस कर गई, तो इसका मतलब क्या है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो क्या हो गया, कम हो गया। जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो लेवल है अगर कम हो गया तो इसका मतलब क्या है, अब जो एंडोमेट्रियम है वो क्या हो जाएगी, झड़ जाएगी, यानी कि जो ब्रेकेज हो जाएगा एंडोमेट्रियम का। अगर ब्रेकेज हो गया है एंडोमेट्रियम का इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन वहां से हो जाती है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी क्या की थी, हमने कहानी पढ़ी थी कि जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम एक प्रेगनेंसी हार्मोन रिलीज करता है उसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। देखो अगर इम्प्लांटेशन हो गई है और अगर किसी भी कारण से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है तो इसका मतलब पूरी की पूरी प्रेगनेंसी नहीं होगी, अबॉर्शन हो जाएगा, चाहे बेशक से इम्प्लांटेशन हुआ है, ठीक है। चाहे बेशक से इम्प्लांटेशन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन का मेंटेन रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा। बनाना शुरू तो एस्ट्रोजन कर देता है, लेकिन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम किसका है, प्रोजेस्टेरॉन का है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल कम। अगर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल कम तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या हो जाएगी, झड़ जाएगी, जिसको हमने क्या बोला है, मेंसेस बोला है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, पूरी की पूरी हम कहानी पढ़ेंगे। ये तो हमने देखा था हार्मोन का लेवल। तो इतना, इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको ये समझ में आया होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 4 मेन हार्मोन है। कौन कौन से हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, 4 हार्मोन है। और ऑर्गन कितने हैं, एक ओवरी एंड यूट्रस, ठीक है। जितनी भी चेंजेस होने हैं वो ओवरीज के अंदर भी होते हैं और यूट्रस के अंदर भी होते हैं। और हार्मोन कौन कौन से होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। अब देखो जो एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, किसको कंट्रोल कर रहे हैं, ओवेरियन के अंदर, ओवरी के अंदर जितने भी जो चेंजेस हो रहे हैं
उनको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अब जो ओवरी के अंदर जो हार्मोन है, ओवरी के जो हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो किसको मेंटेन कर रहे हैं, वो मेंटेन कर रहे हैं जितने भी यूट्रस के अंदर चेंजेस हो रहे हैं उनको, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ठीक है। घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको बोली, ठीक है, ये मैंने पूरा का पूरा लास्ट क्लास का ही बताया है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आज का लेक्चर आपने ढंग से देखना है। तो जितने भी जो डाउट्स हैं हार्मोन से रिलेटेड, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आज वो आपको समझ में आ जाएंगे, आई 100% अश्योर यू, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होगी, सबसे पहली बात तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मेंसेस कब आएंगे, यानी कि ब्लीडिंग कब होगी। ब्लीडिंग तब होगी जब कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, ठीक है, यानी कि कोई भी फ्यूजन नहीं हो रहा है मेल एंड फीमेल गैमेट के, फीमेल एंड मेल गैमेट का कोई भी फ्यूजन नहीं हो रहा है। अगर फ्यूजन नहीं हो रहा है इसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो इसका मतलब जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो क्या हो रही है, वो ब्रेक हो रही है, और अलोंग विथ सम ब्लड वेसल, जिसको हमने क्या बोला था, मेंसेस बोला है, ठीक है। तो चलिए हम कुछ लिखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये आया है वर्ड मेंसम से, ठीक है, ये आया है वर्ड मेंसम से, और मेंसम का मतलब होता है मंथ। मेंसम का मतलब क्या होता है, मंथ होता है। जनरली ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 डेज की होती है। वो कितने दिन की होती है, 28 डेज की होती है, और हम 21 to 35 डेज की भी हो सकती है, हम उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है इसके अंदर क्या होता है, देखो, जो फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फर्स्ट डे है, इसके बीच में जितना भी टाइम पीरियड है उसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि एक साइकिल का मतलब क्या है, एक पॉइंट से शुरू कर रहे हैं और खत्म भी हम उसी पॉइंट पे आके कर रहे हैं, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम किसको बोल सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल साइक्लिक चेंजेस होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या है, साइक्लिक चेंजेस होते हैं। किसके अंदर साइक्लिक चेंजेस होंगे, यूट्रस की वॉल के अंदर। और अब तो आप अच्छे से जानते हो कौन सी वॉल की बात कर रही हूं मैं, एंडोमेट्रियम की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूं मैं, एंडोमेट्रियम की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। फिर प्रोलिफरेशन होता है, फिर से प्रोलिफरेशन होता है, फिर से जो यूट्रस है वो रेडी होती है किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। अगर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हुई, फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फिर से क्या होगा, एंडोमेट्रियम के जो वॉल है वो ब्रेक करेगी अलोंग विथ सम ब्लड वेसल। और ये दो साइकिल के बीच का जो टाइम पीरियड है, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी की पूरी यानी कि साइकिल है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। हम बिल्कुल इजी वर्ड्स के अंदर लिखेंगे, बिल्कुल इजी वर्ड्स के अंदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, कि ये साइक्लिकल चेंजेस है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या है, इट्स अ साइक्लिकल चेंजेस। साइक्लिकल चेंजेस किसके अंदर है, साइक्लिकल चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, ठीक है। एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस के अंदर साइक्लिक चेंजेस होते हैं, ठीक है। यानी कि यूट्रस के अंदर भी साइक्लिक चेंजेस होते हैं, और मेनली जो साइक्लिकल जो चेंजेस होते हैं यूट्रस के अंदर भी होते हैं, और किसके अंदर भी होते हैं, ओवरी के अंदर भी होते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों के अंदर ही चेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं कि जो चेंजेस होने हैं वो सिर्फ यूट्रस के अंदर होने हैं, या फिर जो चेंजेस होने हैं वो ओवरी के अंदर ही चेंजेस होने, दोनों के अंदर चेंजेस होने हैं, ठीक है। अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक्सप्लेन करें, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो हम ये देखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या है, ब्रेकेज ऑफ, ठीक है, ब्रेकेज ऑफ एंडोमेट्रियम, breakage of endometrium followed by proliferation to prepare itself for implantation, to prepare itself for implantation। अगर implantation नहीं हुई तो इसका मतलब फिर से क्या होगा, मतलब ब्लीडिंग होगी, ठीक है। तो ये साइक्लिकल चेंजेस है।
अगर मैं इसको और आसान लैंग्वेज में अगर मैं आपको लिखवाना चाहूं तो कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं इट इज फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग ऑफ menstrual cycle, first day of bleeding of menstrual cycle and first day of bleeding of नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, क्योंकि हमें घूम के वहीं से शुरुआत करनी। साइकिल का मतलब क्या है? एक पॉइंट से आप शुरू करते हो, दोबारा से उसी पॉइंट पे आके आप खत्म करते हो। तो इसका मतलब क्या है? ये टाइम पीरियड है, किस किस के बीच का टाइम पीरियड है? इट इज द फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसी को हम क्या बोलते हैं? पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड है इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और ये जो वर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये लिया गया है वर्ड मेंसम से, जिसका मतलब है मंथ। यूजुअली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 डेज की होती है। ठीक है, लेकिन 21 to 35 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये किसके अंदर होते हैं? तो सबसे पहली बात है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है प्राइमेट फीमेल्स के अंदर। ठीक है, प्राइमेट फीमेल मैमल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब दूसरे जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर ब्लीडिंग नहीं होती, जो साइकिल उनके अंदर होती है उसको हम बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल। अब प्राइमेट फीमेल्स के अंदर क्या क्या आएगा बच्चे? जैसे कि एग्जाम्पल ह्यूमन फीमेल्स, मंकीज एंड एप्स। बाकी के जितने भी बच गए जैसे कि काउ, डॉग, उनके अंदर जो ब्लीडिंग नहीं होती और उनके अंदर जो साइकिलिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ईस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। ये पूरी की पूरी कहानी, ये बेसिक है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने फेजेस हैं ये हमें समझना है। देखो, मेंसेस तभी होंगे, ब्लीडिंग तभी होगी तब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, अगर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हो जाता है तो प्रेगनेंसी होगी। वो डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी का मतलब सक्सेसफुल है या फिर नहीं है, वो दूसरे फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो जनरली हम क्या कंसीडर करेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होगी? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होगी? ब्लीडिंग कब होगी? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ब्लीडिंग होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं कितने फेजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। ठीक है, फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली 3 फेजेस होते हैं, लेकिन किसी किसी बुक के अंदर 4 फेजेस भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कौन कौन से फेजेस होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं हार्मोन्स के अंदर, हम वो सारी की सारी बातें लिखेंगे। पहले हम एक बार नाम लिख लेते हैं कि कौन कौन से फेजेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहला जो फेज है ये हम शुरुआत करते हैं ब्लीडिंग से। ठीक है, यानी कि पहला जो फेज है हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। जो दूसरा जो फेज है इसको हम बोलेंगे प्रोलिफरेशन फेज। ठीक है, प्रोलिफरेशन फेज या फिर आप इसको फोलिकुलर फेज भी बोल सकते हो। एक्चुअली ये दोनों फेज क्या होते हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर ये एक साथ ही लिखे गए हैं तो हम वैसे ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस होगा वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। प्रोलिफरेशन फेज, फॉलिकुलर फेज आप बोल सकते हो। जो थर्ड जो फेज है इसको हम बोलेंगे ओव्यूलेशन, और जो फोर्थ फेज है इसको हम बोलेंगे सीक्रेटरी फेज या फिर ल्यूटियल फेज। क्या बोलेंगे? सीक्रेटरी फेज या फिर हम इसको क्या बोलेंगे? ल्यूटियल फेज हम इसको बोलेंगे। ठीक है, अब देखो हम एक एक फेज के बारे में पढ़ेंगे, एक एक फेज के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम मेंस्ट्रुअल फेज से। आप किसी फेज से भी शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, किसी फेज से भी आप शुरुआत कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ से किससे स्टार्ट करें? मेंस्ट्रुअल फेज से शुरुआत करें, जैसा कि आपके एनसीईआरटी के अंदर भी दिया गया है। ठीक है, क्या क्या चेंजेस होंगे हम वो डिस्कस करेंगे। पहले तो हम समझेंगे इसका थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, उसके बाद हम डायग्रामेटिक व्यू से भी इसको समझेंगे। ठीक है, जैसा कि आपके एनसीईआरटी के अंदर भी दिया गया है। अगर हम एक बार सारी की सारी सीक्वेंस पढ़ लेते हैं, ठीक है, सारी की सारी जो चीजें होंगी वो सीक्वेंस में होंगी। ठीक है, सारी की सारी जो चीजें होंगी वो सीक्वेंस में होंगी। अब मैंने आपको ये बताया था कि इसके अंदर 4 हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, 2 ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, ओवरी एंड यूट्रस। ठीक है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन है वो किसको रेगुलेट करेंगे, वो रेगुलेट करेंगे जितने भी ओवरी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं उनको। और जो ओवरी के जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, वो किसके अंदर चेंजेस को कंट्रोल करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं यूट्रस के अंदर चेंजेस को। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों इवेंट साथ साथ होंगे, एक साइकिल चलेगी यूट्रस के अंदर, एक साइकिल चलेगी ओवरी के अंदर। ठीक है, तो हम दोनों को लिंक करके यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, एक साथ हम पढ़ने वाले, जो भी फेजेस के अंदर हम जो भी हार्मोन को डिस्कस करेंगे, इसका मतलब है कुछ ना कुछ वो हार्मोन ओवरी के अंदर भी चेंजेस ला रहा होगा और उसकी वजह से कुछ ना कुछ जो चेंजेस हैं वो यूट्रस की के अंदर भी चेंजेस हुए होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो फेज है, हम शुरुआत करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज से। हम शुरुआत करते हैं किससे, मेंस्ट्रुअल फेज से। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब क्या है कि यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम पिछली साइकिल की क्या हो चुकी है, रिग्रेस हो चुकी है। ठीक है, अब देखो बिल्कुल हम सीक्वेंस से चलेंगे, एक एक सीक्वेंस से चलेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स ऑफ प्रीवियस साइकिल, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स, या फिर आप इसको रिग्रेस भी बोल सकते हो, ऑफ प्रीवियस साइकिल। ठीक है, प्रीवियस साइकिल की क्या हो चुकी है, कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो चुकी है। और जो मेंस्ट्रुअल फेज है ये कब से कब का होता है बच्चे, डे 1 से लेके डे 5 तक। ठीक है, यानी कि किसी किसी के अंदर जो ब्लीडिंग है वो 5 दिन तक भी हो सकती है, और किसी किसी फीमेल के अंदर जो ब्लीडिंग है वो 3 दिन के लिए भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि जो मेंस्ट्रुअल फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस कर चुकी है पिछली साइकिल की। अब देखो, अब एक एक चीजें सीक्वेंस से, अगर कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस कर गई इसका मतलब क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन लेवल, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन लेवल, जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो लेवल है बिकम्स लो। अगर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया, अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोजेस्टेरॉन और जो एस्ट्रोजन है वो नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। ठीक है, अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक देता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो गई, कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो गई, तो इसका मतलब क्या है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। अगर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया, इसका मतलब एफएसएच एंड एलएच, जो एफएसएच और एलएच के ऊपर जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ने नेगेटिव फीडबैक लगा रखा था वो भी क्या हो गया, हट गया। ठीक है, यानी कि एफएसएच एंड एलएच फ्री फ्रॉम नेगेटिव इनहिबिशन। ठीक है, जो नेगेटिव इनहिबिशन, और ये जो नेगेटिव इनहिबिशन किसने लगा रखा था, एफएसएच एंड एलएच, एफएसएच और एलएच ने नेगेटिव फीडबैक लगा के रखा था। अब देखो एक चीज कम हो रही है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कम हो रहे हैं, और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ने रोक के रखा था किसको, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कम हो गए, अगर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कम हो गए इसका मतलब जो रोक के रखा हुआ था एफएसएच को और एलएच को, अब वो इनहिबिशन वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अगर ये इनहिबिशन हट गया तो क्या होगा, ये इनहिबिशन हट गया तो क्या होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके ऊपर एक्ट करेगा, ग्रेनुलोसा सेल के ऊपर। अब ये जो ग्रेनुलोसा सेल हैं क्या करेंगी, फॉलिकल्स को डेवलप कराना शुरू करेंगी, और जो एलएच है बेशक कम अमाउंट के अंदर बन रहा है एलएच, ये जो एलएच है ये थीका सेल के ऊपर एक्ट करेगा, और ये जो थीका सेल है ग्रेनुलोसा सेल से क्या प्रोड्यूस करा रही है, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करा रही है। ठीक है, अब देखो एक तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी के अंदर जो कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर जो फॉलिकल्स थे उनकी डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है,
अब एस्ट्रोजन जैसे जैसे फॉलिकल बन रहा है, इसका मतलब क्या है, एस्ट्रोजन भी बन रहा है। अब ये जो एस्ट्रोजन है ये यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम की वॉल को थिक करना शुरू कर देता है। समझ में आया? यूट्रस की वॉल को थिक करना शुरू कर देता है। एक बार हम लिख लेते हैं, फिर हम इसकी पूरी स्टोरी फिर से करेंगे। तो FSH एंड LH फ्री फ्रॉम द नेगेटिव इनहिबिशन ऑफ, फ्री फ्रॉम द नेगेटिव इनहिबिशन, जो किसने लगा रखा था, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया, ये किसने इनहिबिशन लगा रखा था, ये जो इनहिबिशन लगा रखा था ये लगा रखा था प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन ने। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन ने जो FSH और LH के ऊपर नेगेटिव इनहिबिशन लगा रखा था वो अब हट गया। तो इसका मतलब क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ किसका, ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलपमेंट, ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलपमेंट। जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं अब ये बनना शुरू हो गई। अब देखो ये जो इवेंट है ये किसके अंदर हो रहा है, ये इवेंट हो रहा है ओवरी के अंदर। ये इवेंट किसके अंदर हो रहा है, ओवरी के अंदर। और जो एस्ट्रोजन है, जो स्टार्टिंग के अंदर जो फॉलिकल्स की जो ग्रेनुलोसा सेल्स है वो क्या बना रही है, एस्ट्रोजन बना रही है। और ये जो एस्ट्रोजन है अब ये एंडोमेट्रियम की जो वॉल है उसको क्या कर देगा, थिक करना शुरू कर देगा। एंड endometrium walls become thick in the presence of estrogen। ठीक है, यानी कि ये जो इवेंट है ये कहां पर हो रहा है, ये जो इवेंट है बच्चे ये हो रहा है आपका इसके अंदर, यूट्रस के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ही क्या बताया था, एक इवेंट चलेगा ओवरी के अंदर, एक इवेंट किसके अंदर चलेगा, ओवरी के अंदर। और जो एक इवेंट है वो किसके अंदर चलेगा, एक इवेंट चलेगा यूट्रस के अंदर। अब देखो फिर से समझो, जो मेंस्ट्रुअल जो फेज है 5 दिन का होता है। ठीक है, किसी किसी के अंदर 3 दिन भी हो सकता है, किसी के अंदर 4 दिन, किसी के अंदर 5 दिन भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि इस फेज के अंदर क्या होगा, इस फेज के अंदर जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो रिग्रेस कर चुकी। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या मेंटेन करती थी, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करती थी प्रोजेस्टेरोन को मेनली एंड थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन। ठीक है, अब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ने रोक के रखा था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को कि अभी तुम ठहरो, अभी हम ये देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन हुई है नहीं। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस कर गई। अगर कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस कर गई तो इसका मतलब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो लेवल है और कम हो गया। अब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया तो इसका मतलब जो FSH और LH के ऊपर इन्होंने नेगेटिव फीडबैक लगा के रखा था वो भी हट गया। अब FSH और LH क्या है, फ्री है, अब अपना ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्रेनुलोसा सेल के ऊपर एक्ट करेगा और ओवेरियन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट कराएगा। तो ये जो डेवलपमेंट है, ये जो इवेंट है वो किसके अंदर हो रहा है, ओवरी के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलप होना शुरू हुई, यानी कि थोड़ा सा एस्ट्रोजन बना, तभी ये एस्ट्रोजन कहां पर जाएगा, यूट्रस के पास जाएगा। और यूट्रस की वॉल है जिसको आप एंडोमेट्रियम बोलते हो, सबसे अंदर वाली वॉल, उसको क्या करना शुरू कर देगा, थिक करना शुरू कर देगा। यानी कि एक इवेंट हो रहा है आपका ओवरी के अंदर, दूसरा इवेंट हो रहा है किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। ठीक है, ये इवेंट समझना जरूरी है क्योंकि जब हम ग्राफ करेंगे तब आपको समझ में आएगा ये पूरी की पूरी कहानी। तो आई होप मेंस्ट्रुअल फेज आपका क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे फेज की तरफ। ठीक है, दूसरा जो फेज है, अब हम चलते हैं दूसरे फेज की तरफ। और जो दूसरा जो फेज है बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको लिखवाया था फॉलिकुलर फेज। दूसरा हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज या फिर आप बोलो इसको प्रोलीफेरेटिव फेज। ठीक है, या फिर आप इसको क्या बोलो, प्रोलीफेरेटिव फेज। ठीक है, और ये कब से कब होता है बच्चे, ये होता है फ्रॉम डे 6 टू डे 13। ठीक है, डे 6 से लेके डे 13 तक जो फेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलीफेरेटिव फेज। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि आपको पता है लास्ट साइकिल है
लास्ट फेज के अंदर हमने क्या किया था कि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि थोड़े बहुत फॉलिकल्स पहले भी बन जाते हैं, ठीक है। यानी कि सेवेंथ डे तक 15 से 20 फॉलिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होंगे और एक ही जो डोमिनेंट सेकेंडरी फॉलिकल है, ये डोमिनेंट सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल बनाएगा। अब टर्शरी फॉलिकल फिर ग्राफियन फॉलिकल यानी कि मैच्योर फॉलिकल। अब मैं आपको ये नहीं बता रही कि यार जो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है उसके अराउंड थोड़ी बहुत स्ट्रोमल सेल है, अब ये सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होगा। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte है, लेकिन थोड़ी बहुत क्या है उसके अंदर ग्रेनुलोसा सेल अब बढ़ गई है और एक थीका जो लेयर है बन गई है। अब सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होगा, डेवलप होगा। टर्शरी फॉलिकल की कैरेक्टरिस्टिक थी कि यहाँ पर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट थी जिसको हमने बोला था एंट्रम। यहाँ पर अब प्राइमरी oocyte अपना फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट कर लेती है और हमें मिलता है सेकेंडरी oocyte और एक छोटी पोलर बॉडी। छोटी पोलर बॉडी वो डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte अपने अराउंड एक प्रोटीन की लेयर सीक्रेट करते हैं जिसको हमने बोला था जोना पैलुसिडा, और वहां पर टर्शरी फॉलिकल के टाइम पर ही जो थीका है वो डिफरेंशिएट होती है आउटर थीका के अंदर और इनर थीका के अंदर, ठीक है। ये सारी की सारी हमने कहानी पढ़ी थी। और उसके बाद टर्शरी फॉलिकल कन्वर्ट किसके अंदर होती है, ग्राफिन फॉलिकल के अंदर। ग्राफिन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte के अराउंड जोना पैलुसिडा है, ठीक है। और यहाँ पर जो ग्रेनुलोसा सेल्स थी, क्योंकि ये जो एंट्रम बनी है ग्राफिन फॉलिकल के अंदर, ये कंप्लीटली सराउंड कर लेगी किसको, कंप्लीटली सराउंड कर लेगी सेकेंडरी oocyte को, जिससे कि ग्रेनुलोसा सेल दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक सेकेंडरी oocyte और जो एंट्रम बना था उसके बीच में इकट्ठा हो जाते हैं जिसको हमने बोला था क्यूमुलस ooferus, और एक जो ग्रेनुलोसा सेल है वो पूरा का पूरा कवर करेगी सेकेंडरी oocyte को जिसको हमने बोला था ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेना, ठीक है। और उसके बाद जो थीका लेयर है एक्सटर्ना और थीका इंटरना तो अभी भी प्रेजेंट थी। अब जैसे ही एलएच सर्ज होगा तो ग्राफिन फॉलिकल से क्या रिलीज होगा, सेकेंडरी oocyte, और जो क्यूमुलस ooferus की जो सबसे अंदर वाली लेयर है जो जोना पैलुसिडा का जस्ट बाहर प्रेजेंट थी उसको हमने बोला था कोरोना रेडिएटा, ये रिलीज होगी और इसी को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का भी रिवीजन करा दिया है, ठीक है। अब देखो फॉलिकुलर फेज यानी कि प्रोलिफेरेटिव फेज ये होता है डे 6 टू डे 13, और यहाँ पर क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या शुरू हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, यानी कि सिक्स्थ डे पर क्या होता है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट शुरू होता है। बाय द एंड ऑफ द 7th डे जो 15 से 20 जो प्राइमरी जो फॉलिकल्स हैं, ये 15 से 20 प्राइमरी फॉलिकल्स अब डेवलप करना शुरू होंगे और सेकेंडरी फॉलिकल्स बनाएंगे, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि डे 6 पर, ठीक है, डे 6 पर फॉलिकल्स डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, ठीक है। यानी कि फॉलिकुलर तो पहले बनना शुरू हो जाते हैं, फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगी, ठीक है। एंड बाय द एंड ऑफ द 7th डे, बाय एंड ऑफ 7th डे पे क्या होगा, 15 to 20 प्राइमरी फॉलिकल्स, 15 to 20 प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल्स स्टार्ट्स डेवलपिंग into secondary follicles, and the dominant secondary follicle क्योंकि एक ही टर्शरी फॉलिकल बनेगा, एक ही ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। डोमिनेंट सेकेंडरी फॉलिकल्स डेवलप्ड इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, किसके अंदर डेवलप हो जाएगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, ठीक है। यानी कि पहले टर्शरी फॉलिकल भी बनेगा, ठीक है, डेवलप्ड इनटू टर्शरी फॉलिकल, और ये जो टर्शरी फॉलिकल है ये किसके अंदर डेवलप हो जाएगा, फर्दर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर, ठीक है, फॉलिकल्स के अंदर। अब देखो ध्यान से सुनना, अब इस इवेंट को हम लिख रहे हैं फॉलिकुलर फेज यानी कि प्रोलिफेरेटिव फेज, ठीक है। अब देखो ये जो दोनों इवेंट है ना ये अलग अलग जगह पे हो रहे हैं, ये जो दोनों इवेंट हैं ये अलग अलग जगह पे हो रहे हैं। कैसे अलग अलग जगह पे हो रहे हैं, अब हम ये देखते हैं। देखो
जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलपमेंट शुरू हुई, यानी कि जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट शुरू हो रही है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ये जो फॉलिकुलर जो डेवलपमेंट है ये कहाँ पर हो रही है, ये हो रही है ओवरी के अंदर। ये कहाँ पर हो रही है, ओवरी के अंदर हो रही है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे जैसे फॉलिकल्स बढ़ेंगी, जैसे जैसे फॉलिकल्स बढ़ेंगी तो जो एस्ट्रोजन का जो लेवल है, जो एस्ट्रोजन का जो लेवल है ये भी क्या बढ़ेगा, ये भी क्या करेगा, बढ़ेगा। एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीजेस, एस्ट्रोजन लेवल क्या करेगा, इंक्रीज होगा। अब ये जो एस्ट्रोजन है ये क्या करेगा, जो एस्ट्रोजन है एंडोमेट्रियम के अंदर और ज्यादा सेल्स को ऐड करेगा, यानी कि ब्लड वेसल्स भी बढ़ेंगी और एंडोमेट्रियम के अंदर सेल्स भी बढ़ेंगे, यानी कि प्रोलिफरेशन कराएगा, ठीक है। एंड इट रिजल्ट्स इन प्रोलिफरेशन ऑफ, प्रोलिफरेशन, ये किसका प्रोलिफरेशन होगा, इट रिजल्ट्स इन प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, यानी कि एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन भी होगा एंड ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स भी बनेंगी। और ये जो इवेंट है ये कहां पर हो रहा है, यूट्रस के अंदर। ये कहां पर हो रहा है, यूट्रस के अंदर। तो इसका मतलब यूट्रस के अंदर हो रहा है कौन सा फेज, यूट्रस के अंदर हो रहा है प्रोलिफरेशन, ठीक है। यहां पर हो रहा है फॉलिकुलर फेज, ये किसको, ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, फॉलिकुलर फेज, और यूट्रस के अंदर क्या हो रहा है, प्रोलिफरेशन। यूट्रस के अंदर क्या हो रहा है, प्रोलिफरेशन, ठीक है। अब समझ में आया कि फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेशन फेज को हमने अलग अलग क्यों बोला है, क्योंकि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट तो ओवरी के अंदर हो रहा है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट तो ओवरी के अंदर हो रहा है, और यूट्रस के अंदर क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम सेल्स का प्रोलिफरेशन हो रहा है। तो ये दोनों अलग अलग है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर एक लिखा हुआ है तो हम एक ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। अब देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ाया था, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर पढ़ाया था कि हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन गिव पॉजिटिव फीडबैक टू LH, ठीक है। तो यहां पे हम फिर से पॉइंट लिख लेते हैं, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, ये जो हाई लेवल है एस्ट्रोजन का, गिव पॉजिटिव फीडबैक टू LH। ये जो हाई लेवल है ये क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा, गिव पॉजिटिव फीडबैक टू LH। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को क्या दे रहा है, पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को क्या दे रहा है, पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है। अब देखो, अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज्यादा हो गया, अगर सडन इंक्रीज हो जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, तो क्या होगा, नेक्स्ट फेज आएगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो फेज है उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला ओव्यूलेशन, ठीक है। और ये जो ओव्यूलेशन होता है ये कब होगा, ये होगा 14th डे पर। ओव्यूलेशन कब हो रहा है, 14th डे पर, ठीक है। तो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन गिव पॉजिटिव फीडबैक टू LH एंड सडन इंक्रीज ऑफ LH, यहां पर हम लिख देते हैं सडन इंक्रीज ऑफ LH। पूरी की पूरी कहानी चल रही है, ठीक है, पूरी की पूरी क्या चल रही है, कहानी चल रही है, यानी कि सडन इंक्रीज ऑफ LH, यानी कि आप क्या बोल सकते हो, LH सर्ज, ठीक है, रिजल्ट्स इन ओव्यूलेशन, ठीक है, रिजल्ट्स इन ओव्यूलेशन। तो क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, तो क्या होगा, ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रही थी, और सेकेंडरी oocyte कहां पर अटकी थी, मेटाफेज सेकंड ऑफ द मियोसिस सेकंड, ठीक है। तो यानी कि सेकेंडरी oocyte ही रिलीज हो रही है अलोंग विद जोना पेलुसिडा एंड सम कोरोना रेडिएटा, और इसी को हमने क्या बोला है, ओव्यूलेशन। और ये ओव्यूलेशन होगा, LH सर्ज होगा। अब LH सर्ज कब हो रहा है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा हो रहा है। अब एस्ट्रोजन सॉरी यहां पर मैंने क्या बोला कि ओव्यूलेशन क्यों हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है क्योंकि LH सर्ज हो रहा है, यानी कि सडन इंक्रीज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सडन इंक्रीज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्यों हो रहा है, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। अब एस्ट्रोजन का लेवल क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रेनुलोसा सेल्स बढ़ रही हैं, और ग्रेनुलोसा सेल्स किसकी वजह से बढ़ रही है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, सीरीज है, ठीक है। अब देखो, अगर ओव्यूलेशन हो गया,
ठीक है, अब तो ओव्यूलेशन हो गया। अब जो रिमेनिंग जो सेल्स हैं, ठीक है, रिमेनिंग सेल्स यानी कि, और ये ओव्यूलेशन कहां से रिलीज हो रहा है, यानी कि सेकेंडरी oocyte कहां से रिलीज हो रहा है, ग्राफिन फॉलिकल से। अब जो रिमेनिंग जो सेल्स हैं, रिमेनिंग सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स एंड थीका सेल्स, ठीक है, रिमेनिंग ग्रेनुलोसा सेल्स एंड थीका सेल्स, रिमेनिंग ग्रेनुलोसा सेल्स एंड थीका सेल्स, ये क्या करेंगी, रिमेनिंग ग्रेनुलोसा सेल्स एंड थीका सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, remaining granulosa cell and thicker cells from graphene follicles results in formation of corpus luteum। ठीक है, अब देखो कॉर्पस ल्यूटियम बना किसकी वजह से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। ठीक है, बना किसकी वजह से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। और इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन भी कौन करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉर्म्ड अंडर इफेक्ट ऑफ LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड ऑल्सो मेंटेन्ड बाय द सेम, या फिर आप पूरा लिख सकते हो ऑल्सो मेंटेन्ड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से कर लो क्योंकि ये लाइन आपको बहुत अच्छे से समझनी है। ठीक है, यानी कि क्या लिखा मैंने, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड इट इज आल्सो मेंटेन्ड बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओनली। ठीक है, तो यानी कि 14th डे पे क्या हो रहा है, 14th डे पे हो रहा है LH का सर्ज, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन हो रहा है। जो बची हुई ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वो क्या बनाने लगेंगी, अलोंग विथ थीका सेल्स, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फेज की, अब हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट फेज की। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट फेज की, जो है 4th फेज यानी कि लास्ट फेज, जिसको हम बोलते हैं सिक्रीटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। ठीक है, सिक्रीटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज, और ये दोनों जो चीजें हैं ये अलग अलग हो रही है। ठीक है, यानी कि किसी के अंदर ल्यूटियल फेज चल रहा है, किसी के अंदर सिक्रीटरी फेज चल रहा है, किसके अंदर क्या क्या चल रहा है, अब हम वो देखते हैं। और ये कब होता है, ये होगा डे 14 पे तो ओव्यूलेशन होगा, 15 से लेके, ये होगा 15 से लेके 28 तक। ठीक है, और इससे आगे फिर से नई मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी। अब देखो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगी, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स, यहां पर कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करेगी, मेनली सीक्रेट कर रही है प्रोजेस्टेरॉन, मेनली प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, मेनली प्रोजेस्टेरॉन एंड लिटिल एस्ट्रोजन, मेनली प्रोजेस्टेरॉन एंड लिटिल एस्ट्रोजन। और इनकी दोनों की वजह से क्या हो रहा है, इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, और प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन प्रोवाइड्स, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन प्रोवाइड्स नेगेटिव फीडबैक, ये किसको नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, नेगेटिव फीडबैक टू FSH एंड LH, FSH को एंड LH को नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखो सिक्रीटरी फेज और ल्यूटियल फेज क्या होते हैं, ल्यूटियल फेज क्यों बोला है, क्योंकि जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं और जो थीका सेल्स हैं, ये ल्यूटियल सेल बन जाती हैं और ये क्या सीक्रेट करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एंड लिटिल एस्ट्रोजन। यानी कि जो ल्यूटियल फेज है इसका मतलब ये ओवरी के अंदर हो रहा है, यानी कि वहां पर जो ल्यूटियल सेल्स हैं, जो कॉर्पस ल्यूटियम किससे बना है, ग्रेनुलोसा सेल्स और थीका सेल से, और ग्रेनुलोसा सेल्स एंड थीका सेल्स ऑफ
कॉर्पस ल्यूटियम, ये ल्यूटिन सेल्स बना देंगे जो मैंने आपको बताया था, और ये क्या सीक्रेट करेंगे, प्रोजेस्टेरोन एंड लिटिल एस्ट्रोजन। अब सीक्रेटरी फेज क्या होगा, सीक्रेटरी फेज क्या होगा, अब देखो क्या होगा मेनली, एक बार मैं प्रोजेस्टेरोन के बारे में लिखवा देती हूँ। यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरोन है, यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन मेंटेन द लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करेगा, ठीक है, मेंटेन द लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करेगा, ठीक है, किसको मेंटेन करेगा, ये मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को, ठीक है, एंड बिकम्स ग्लैंडुलर, और ये जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है ये ग्लैंडुलर बन जाती है। देखो एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो बनना शुरू किसकी वजह से होती है, एस्ट्रोजन की वजह से। उस थिकनेस को मेंटेन कौन करेगा, उस थिकनेस को मेंटेन करेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और जो ट्यूबुलर सेल्स थी, जो एंडोमेट्रियम के अंदर ट्यूबुलर सेल्स होती हैं, और ये जो ट्यूबुलर सेल्स हैं अब ये ग्लैंडुलर बन जाती हैं, ये जो ट्यूबुलर सेल्स है ये क्या बन जाती हैं बच्चे, ग्लैंडुलर बन जाती हैं, और ये सीक्रेट करती हैं ग्लाइकोजन रिच यूट्रिन मिल्क। मैं यहां पर लिख देती हूँ ग्लाइकोजन रिच यूट्रिन मिल्क। अब इसका फंक्शन क्या होगा, क्योंकि जब तक प्लेसेंटा नहीं बन रही है, जब तक प्लेसेंटा नहीं बनेगी, जब तक एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कौन करेगा, ग्लाइकोजन रिच यूट्रिन मिल्क, और ये कौन सीक्रेट करेगा, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग। और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है प्रोजेस्टेरोन की वजह से, ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है प्रोजेस्टेरोन की वजह से। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब हम आगे देखते हैं, बाय द एंड ऑफ, यानी कि, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो डे 21। डे 21 क्या होगा, डे 21 प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो पीक पर पहुंच जाएगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल एट इट्स पीक, ठीक है, जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो पीक पर पहुंच जाएगा, ठीक है। और डे 25 को क्या होगा, ठीक है, ये तो हो रहा है डे 21, ठीक है। अगर मैं बात करूं डे 25, ठीक है, डे 25 को क्या होगा, आप ध्यान से सुनना, अगर हाई लेवल है प्रोजेस्टेरोन का, अगर हाई लेवल है किसका, प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है, अगर प्रोजेस्टेरोन का अगर हाई लेवल है, एस्ट्रोजन का हाई लेवल है, तो ये किसको नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, एलएच को। अगर एलएच बहुत कम हो गया, अगर एलएच बहुत कम हो गया तो क्या होगा, एलएच कम हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करके रखा था, बताओ, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत कम हो जाता है। अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत कम हो जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करके रखेगा, इसका मतलब प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल कम हो गया, सॉरी, प्रोजेस्टेरोन का हाई लेवल किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, लो लेवल ऑफ एलएच। अगर लो लेवल है एलएच का तो इसका मतलब कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, रिग्रेस हो जाएगी। तो ये सारी की सारी कहानी कब हो रही है, 25th डे पे। 25th डे पे क्या हो रहा है, यानी कि जो प्रोजेस्टेरोन जो लेवल है वो जो पीक पर पहुंच गया था, इसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चे, इसकी वजह से जो एलएच है, एलएच हार्मोन्स बिकम्स वेरी लो, अगर बिकम्स वेरी लो, ठीक है। एफएसएच का भी लेवल कम होगा, लेकिन हमें कॉर्पस ल्यूटियम जो रिग्रेस जो कॉर्पस ल्यूटियम होगी वो किसकी वजह से होगी, लो लेवल ऑफ एलएच। अगर एलएच बहुत कम हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, एलएच कम हो गया तो इसका मतलब जो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगी, रिग्रेस हो जाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगी, रिग्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, स्टार्ट रिग्रेसिंग। यहाँ पे लिख देते हैं हम स्टार्ट रिग्रेसिंग, स्टार्ट्स रिग्रेसिंग, ठीक है, ये यानी कि रिग्रेस होना स्टार्ट हो जाती है। और डे 28 पे क्या होगा, डे 28 पे क्या होगा बच्चे,
यानी कि जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन लेवल बिकम्स वेरी लो, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन जो लेवल है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन लेवल बिकम्स वेरी लो, ये बहुत लेवल क्या हो जाएगा इसका, बिकम्स वेरी लो, बहुत लेवल कम हो जाएगा, और जिसके वजह से कॉर्पस ल्यूटियम कंप्लीटली रिग्रेस, कॉर्पस ल्यूटियम कंप्लीटली रिग्रेस टू फॉर्म व्हाइट बॉडी, रिग्रेस टू फॉर्म व्हाइट बॉडी जो कि नॉन सीक्रेटरी है, और जिसको हमने क्या बोला है, कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकेंस। यहाँ पर क्या बनेगा, कॉर्पस एल्बिकेंस। अगर बहुत कम लेवल हो गया तो इसका मतलब दोबारा से क्या शुरू हो जाएगी, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी और नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगी। तो लेवल समझ में आया, मतलब पूरी की पूरी कहानी है, पूरी की पूरी कहानी है। ये कहानी अब हम ग्राफ के फॉर्म में पढ़ेंगे। अब ये कहानी हम किसके फॉर्म में पढ़ेंगे, ग्राफ की फॉर्म में पढ़ेंगे। तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं। तो देखो, स्टार्टिंग करी हमने कहाँ से, 4 फेजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज जिसको आप फॉलिकुलर फेज भी बोलते हो, ओव्यूलेशन, और जो लास्ट वाला जो फेज है वो हो गया है आपका, जो 15 से लेके 28 डे तक हो गया है, उसको हम बोलेंगे सेक्रेटरी फेज या फिर ल्यूटियल फेज, ठीक है। इतनी कहानी है। अब मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम कंप्लीटली रिग्रेस हो जाती है पिछली साइकिल की, ठीक है। अगर कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो गई है तो इसका मतलब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो गया है, ठीक है। अगर कॉर्पस ल्यूटियम का लेवल कम हो गया है तो इसका मतलब फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट फेज, नेक्स्ट फेज के अंदर होता है प्रोलिफरेशन यानी कि फॉलिकुलर फेज। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है यानी कि ग्रेनुलोसा लेवल, ग्रेनुलोसा सेल्स का नंबर बढ़ रहा है। अगर ग्रेनुलोसा सेल का नंबर बढ़ रहा है तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, और ये जो एस्ट्रोजन है यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम की वॉल को क्या कर देगा, थिक करना शुरू कर देता है, और ओवरी के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल बनना शुरू हो जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट फेज जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज के अंदर क्या होगा कि जो बड़ा हुआ जो एस्ट्रोजन है अब वो इतना बढ़ जाता है कि वो पॉजिटिव फीडबैक दे देगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करा देगा ओव्यूलेशन, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होगी सेकेंडरी oocyte अलोंग विद जोना पेलोसिडा एंड कोरोना रेडिएटा, जिसको हमने बोला है क्या, ओव्यूलेशन। ये सिर्फ सबसे छोटा फेज होता है, सिर्फ 1 दिन का होता है, ठीक है। और जो लास्ट जो फेज होता है, जिस फेज को हम बोलते हैं सेक्रेटरी फेज और ल्यूटियल फेज, इसके अंदर ओव्यूलेशन हो गया। अब ओव्यूलेशन होने के बाद जो ग्रेनुलोसा सेल्स और थीका सेल्स हैं ये क्या करेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम बनाएंगे। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन बनाएगा। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है नेगेटिव फीडबैक देगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की। अभी थोड़ा सा ठहरो, ठीक है। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम है, ठीक है। अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम है तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा है, प्रोजेस्टेरॉन अब पीक पर पहुंचेगा, प्रोजेस्टेरॉन अब पीक पर पहुंचेगा। अब पीक पर पहुंचेगा कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है तो जो एंडोमेट्रियम है उसको पूरा का पूरा तैयार भी तो रखना है। अगर एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया है एंडोमेट्रियम से तो उसका नरिशमेंट कौन करेगा, उसके लिए तैयारी पहले से ही करके रखनी है, तो वो तैयारी करेगा प्रोजेस्टेरॉन। और जो ट्यूबुलर सेल्स थी जो बन रही थी एस्ट्रोजन की वजह से, अब वो ग्लैंडुलर बन जाते हैं, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन रिच यूट्रिन मिल्क रिलीज होता है। क्योंकि प्लेसेंटा तो बाद में बनता है, एम्ब्रियो बन गया और उसको नरिशमेंट देने के लिए पहले से ही तैयारी होनी चाहिए, और वो तैयारी करेगा प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अगर इम्प्लांटेशन हो भी गई है, अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल किसी कारण की वजह से कम है तो इसका मतलब एबॉर्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ही जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो मेंटेन हो रही है, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जो एंडोमेट्रियम है वो ग्लैंडुलर हो रही है, ठीक है। 21st डे तक आते आते वो क्या हो जाएगा, मतलब प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम पीक पर पहुंचेगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यानी कि पीक पर पहुंचा यानी कि एस्ट्रोजन का लेवल भी है,
ठीक है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर सिर्फ प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेंटेन किया है बच्चे। यहाँ पर एस्ट्रोजन, यहाँ पे एस्ट्रोजन भी हाई है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एस्ट्रोजन भी हाई है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करेगा, बनाएगा कौन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। किसकी वजह से बनी थी, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की ही वजह से ओव्यूलेशन हुआ था। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से ही ओव्यूलेशन हुआ था, और ओव्यूलेशन हुआ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से, तो बची हुई सेल ने कॉर्पस ल्यूटियम बना दिया। अभी कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करेगा, इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने वाला हार्मोन भी कौन सा है, ये हार्मोन भी है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से ही कॉर्पस ल्यूटियम बन रही है और मेंटेन हो रही है, ठीक है। अगर प्रोजेस्टेरोन पीक पर पहुंच गया, अगर पीक पर पहुंच गया तो नेगेटिव फीडबैक तो दे रहा था ना, कि इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एकदम कम। अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एकदम कम, तो इसका मतलब क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अब कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन नहीं करेगा। अब कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन नहीं करेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो जाएगी, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, और जो एंडोमेट्रियम की वॉल का ब्रेकेज होगा अलोंग विद ब्लड वेसल, और जिसको ही हमने क्या बोला है, मेंसेस बोला है, ठीक है। तो आई होप ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपको अगर कोई डाउट है, तो अब हम करेंगे चार्ट की फॉर्म में, यानी कि फ्लो चार्ट की फॉर्म में हम देखेंगे कि ओवरी के अंदर क्या 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 चेंजेस आ रहे हैं, यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर ये तीसरी बार हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने 3 बार ये कहानी बता दी है आपको, ठीक है। तो अभी आ जाओ आप, एक खाली पेज से शुरुआत करनी है, ठीक है, खाली पेज के साथ शुरुआत करनी है। और जितने भी हमने चेंजेस पढ़े, यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, देखो एंटीरियर पिट्यूटरी की वजह से कहां पर चेंजेस आ रहे थे, एंटीरियर पिट्यूटरी की वजह से कहां पर चेंजेस आ रहे थे, एंटीरियर पिट्यूटरी की वजह से चेंजेस आ रहे थे किसके अंदर, ओवरी के अंदर, ठीक है। अब जो ओवरी, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स की वजह से ओवरी के अंदर चेंजेस आ रहे थे, और ओवरी के हार्मोन्स कौन से थे, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, और इनकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं यूट्रस के अंदर। तो पूरी की पूरी कहानी क्या है, लिंक्ड है, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम बच्चे। ओके, वाइट लेते हैं कलर, हम चार्ट के फॉर्म में करेंगे। और रेड आ गया, चलो कोई नहीं, रेड नहीं लेंगे, रेड का तो हमने, रेड नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको हम साइकिल में यूज करेंगे, इसलिए हम व्हाइट से बना लेते हैं, ठीक है। आपको पूरा का पूरा खाली पेज से अरे फिर से रेड आ गया, चलो कोई नहीं, ठीक है। पूरा का पूरा जो आपने बनाना है ये चार्ट, ऐसा नहीं कि थोड़ी जगह पे आप एडजस्ट करो, बहुत अच्छे से बनना चाहिए। और ये आपके सब्जेक्टिव उसमें भी आ सकता है एग्जाम में, कि जो पूरी की पूरी जो चेंजेस हो रहे हैं ओवरी के अंदर, यूट्रस के अंदर, वो आपको एक फ्लो चार्ट, एक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आने हैं। और अगर आपको जो अभी तक मैंने कहानी बताई है, अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छे से बनाने हैं, और आपने ऐसे 2 लाइनें रिप्रेजेंट करनी, ठीक है। ओके चलो, अब यहाँ पर आपको 4 फेजेस बनाने हैं, 1 2 ठीक है, थोड़ा सा नीचे, 4 आपको बनाने हैं, ये लाइंस 2 3 एंड 4, ठीक है। ऑल राइट, अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लिख देना, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है जो यूट्रस के अंदर चेंजेस होने हैं, ठीक है। यहाँ पर हम दिखाएंगे यूट्रस के अंदर चेंजेस होने हैं। अब मुझे बताओ, यूट्रस के अंदर जो चेंजेस होने हैं वो किसकी वजह से हो रहे थे, यूट्रस के अंदर जो चेंजेस हो रहे थे वो हो रहे थे किसकी वजह से, ओवेरियन हॉर्मोन्स की वजह से। और जो ओवेरियन हॉर्मोन्स कौन से थे, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को दिखाएंगे।
फिर यहाँ पे आपने दिखाना है ओवरी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, और ओवरी के अंदर जो चेंजेस हो रहे थे वो किसकी वजह से हो रहे थे बच्चे? ओवरी के अंदर जो चेंजेस हो रहे थे ये हो रहे थे आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स की वजह से, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स की वजह से ये चेंजेस हो रहे थे, ठीक है। यानी कि ये चीजें हम सारी की सारी यहाँ पे दिखाने वाले हैं। समझ में आया? यानी कि 4 फेजेस मैंने आपको बताए। यूट्रस के अंदर जो चेंजेस होने हैं वो किसकी वजह से हो रहे थे? वो हो रहे थे ओवेरियन हार्मोन्स, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल हम यहाँ पे दिखाएंगे। और जो ओवरी के अंदर जो चेंजेस होने थे वो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की वजह से हो रहे थे। और एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स कौन से होंगे? एफएसएच और एलएच का हम यहाँ पे लेवल दिखाने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको दिखाने हैं नंबर ऑफ डेज, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाने हैं नंबर ऑफ डेज, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ये है 14th डे। ये कौन सा डे है बच्चे? ये हो गया 14th डे। और इस 14th डे में आपको मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देती हूँ 14th डे में, ठीक है। ये है 14th डे, ठीक है। अब देखो ये सारी की सारी चेंजेस हमने दिखाने हैं। अब हम नंबर ऑफ डेज यहाँ पे बना देते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 एंड यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं नेक्स्ट साइकिल, यानी कि फर्स्ट साइकिल, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट साइकिल, ठीक है। यानी कि फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट साइकिल मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए। तो आप देखो फर्स्ट जो 5th डे है, पहले 5 दिन 1 to 5 डेज, इस फेज को हमने क्या बोला था? 1 to 5 डेज, ठीक है। यानी कि पहले जो 5 दिन है इसको हमने क्या बोला था? मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। इसको हमने क्या बोला था? मेंस्ट्रुअल फेज बोला था। इसको हमने क्या बोला था? मेंस्ट्रुअल फेज। अब देखो मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर मैं अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं कि जो ओवरी की जो वॉल है, जो ओवरी की जो वॉल है वो क्या है बच्चे? यहाँ पर ओवरी की वॉल नहीं, सॉरी, यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया, ये है एंडोमेट्रियम की वॉल, ठीक है। ये किसकी वॉल है? ये है एंडोमेट्रियम की वॉल, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो क्या होना शुरू करेगी? वो थोड़ा थोड़ा झड़ना शुरू करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ इस, ठीक है, यानी कि ये मैं मेंसेस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यानी कि फर्स्ट से लेके 5th डे, फर्स्ट से लेके 5th डे कौन सा फेज था? मेंस्ट्रुअल फेज था। मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर क्या था कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कंप्लीटली रिग्रेस हो गई पिछली वाली साइकिल की, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का के ऊपर जो इनहिबिशन था वो भी हट गया है, और जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो ब्रेक हो जाती है अलोंग विद सम ब्लड वेसल। और ये सारी की सारी कहानी होती है 1st to 5th डे, ठीक है। 6th to 13th डे, 6 to 13th डे मैंने क्या रिप्रेजेंट किया था? 6 to 13 डे रिप्रेजेंट किया था मैंने क्या? फॉलिकुलर फेज, ना यही तो बनाया था मैंने। क्या बनाया था? फॉलिकुलर फेज, यानी कि क्या बनाया था? प्रोलिफेरेटिव फेज, ठीक है, प्रोलिफेरेटिव फेज। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो एस्ट्रोजन है, यहाँ पर सिर्फ मैं यूट्रस के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं पहले वो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, फिर हम ओवेरियन हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो 14th डे पे क्या होता है बच्चे? 14th डे पे होता है ओव्यूलेशन। 14th डे पे क्या होता है? ओव्यूलेशन। और 15 से लेके जो 28th डे है, 15 से लेके जो 28th डे है इसको हमने क्या बोला था? 15 से लेके 28th डे को हमने क्या बोला था? यहाँ पर हमने बोला था ल्यूटियल फेज, ठीक है। हमने क्या बोला था? ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज बोला था। और आप इसको क्या बोल सकते हैं? सीक्रेटरी फेज, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हैं? सीक्रेटरी फेज। यानी कि फर्स्ट 5 दिन यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज 6 से लेके 13th डे रहेगा।
फॉलिकुलर फेज यानी कि प्रोलिफेरेटिव फेज, 14th डे को ओव्यूलेशन होगा, 15th से लेके 28th डेज ल्यूटियल फेज रहेगा यानी कि सिक्रेटरी फेज रहेगा। अब इन तीनों के अंदर जो फिक्स्ड जो फेज रहता है, ठीक है, फिक्स्ड जो फेज रहता है वो होगा ल्यूटियल फेज यानी कि सिक्रेटरी फेज। अगर कोई कहता है कि जो भी जो साइकिल है, जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है किसी फीमेल के अंदर वो है 36 डेज की, ठीक है, तो अब ओव्यूलेशन कब हुआ होगा तो उसमें से आप -14 कर सकते हो, क्योंकि ये जो फेज है ल्यूटियल फेज है यानी कि सिक्रेटरी फेज है, ये क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, ये चेंज नहीं होता है। अब जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल फेज आया, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे मेंसेस यहाँ पर शुरू हो रखे हैं यानी कि यहाँ पर ब्लीडिंग शुरू हो रही है, और यहाँ पर बाय द एंड ऑफ 5th डे, बाय द एंड ऑफ 5th डे क्या होता है, बाय द एंड ऑफ 5th डे क्या होगा, यहाँ पर अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के ऊपर जो भी नेगेटिव इनहिबिशन था वो हट गया है। अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा, और ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा तो क्या बनना शुरू होगा, एस्ट्रोजन बनना शुरू होगा। और ये जो एस्ट्रोजन है, ये जो एस्ट्रोजन है 13th डे तक आते आते क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की, यूट्रस है, यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम की हम बात करेंगे, एंडोमेट्रियम की जो वॉल है उसको क्या करना शुरू कर देगा, थिक करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये जो यूट्रस की जो वॉल है बच्चे, इसको क्या करना शुरू कर देगा, थिक करना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, एस्ट्रोजन बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर एस्ट्रोजन बन रहा है, क्योंकि 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा। अब ओव्यूलेशन होगा क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा था, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन जाती है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन जाती है। बच्चे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एंडोमेट्रियम की वॉल थिक हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम, ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन गई, और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, अब इस एंडोमेट्रियम की जो ट्यूबुलर जो सेल्स हैं अब इसको ग्लैंडुलर बना देगी, अब इसको क्या बना देगी, ग्लैंडुलर बना देगी, ऐसा ग्लैंडुलर बना देगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या सीक्रेट होगा, अब यहाँ पर ग्लैंडुलर सेल्स बनी है प्रोजेस्टेरोन की वजह से, तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम की वॉल को मेंटेन करके रखेगा और इसको ग्लैंडुलर बना देगा, यानी कि ग्लाइकोजन रिच यूट्रिन मिल्क, ग्लाइकोजन रिच यूट्रिन मिल्क यहाँ पर रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था कि 21st डे, ये रहा 21st डे, 21st डे पर जो पीक किसकी पहुंचेगी, पीक पहुंचेगी किसकी, प्रोजेस्टेरोन की, और 25th डे तक आते आते, 25th डे तक आते आते क्या हो जाएगा, ये दोबारा से प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। अगर प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, जो एंडोमेट्रियम है अब दोबारा से ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो ब्रेक होना शुरू हो जाएगी और ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगी यानी कि 28th डे तक, ठीक है, ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगी 28th डे के ऊपर, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो साइकिल है वो कहाँ पर चल रही है, ये चल रही है यूट्रस के अंदर, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग के अंदर जो फर्स्ट फेज हुआ मेंस्ट्रुअल फेज हुआ, यानी कि जो यूट्रस के अंदर क्या हुआ, यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल थी वो ब्रेक हो गई है, ब्लड वेसल के साथ जो ब्लड है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है, 40 to 80 ml जनरली ब्लड रिलीज होता है। अब जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्रेनुलोसा सेल के ऊपर एक्ट करेगा, एस्ट्रोजन बढ़ेगा, एस्ट्रोजन है वो एंडोमेट्रियम की वॉल को थिक करेगा। अब एंडोमेट्रियम की वॉल थिक करेगा, 14th डे ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनी, कॉर्पस ल्यूटियम बनी तो प्रोजेस्टेरोन बनेगा, रिलीज होगा प्रोजेस्टेरोन और एंडोमेट्रियम की वॉल को अब ग्लैंडुलर बना देता है। 21st डे तक आते आते पीक आ जाती है, 21st डे के आते आते पीक हो जाएगी, और 25th डे तक आते आते, ठीक है, 25th डे तक आते आते ये क्या हो जाएगा बच्चे, 25th डे तक आते आते ये हो जाएगा कंप्लीटली रिग्रेस, और ये हो जाएगा इसका ब्रेकेज, ठीक है, ये हो जाएगा ब्रेकेज। ये कहानी कहाँ पर चल रही है, ये कहानी चल रही है यूट्रस के अंदर। अब हम बात करते हैं कि हॉर्मोन्स की, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं, यानी कि एस्ट्रोजन की बात करेंगे। कौन से हॉर्मोन्स की बात करेंगे, ओवरियन हॉर्मोन्स, और ओवरी के अंदर कौन कौन से हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, और दूसरा कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बात करती हूँ, किसकी बात करती हूँ मैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बात करती हूँ। तो स्टार्टिंग के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो उसका जो लेवल है वो क्या रहेगा, कम रहेगा।
प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम रहेगा, ठीक है। और ये जो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है ये कम रहेगा, कम रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। अब इसकी जो जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना, कॉर्पस ल्यूटियम बना तो इसका जो लेवल है वो क्या होना शुरू करेगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। और बाय द एंड ऑफ 21st डे जो इसका जो लेवल है वो क्या रहेगा, पीक पे रहेगा। और 25th डे तक ये पीक पर रहेगा। उसके बाद इसका जो लेवल है वो क्या आना शुरू कर देगा, कम होना शुरू कर देगा, कम होना शुरू करेगा। ये किसका लेवल है बच्चे, ये जो लेवल है ये है पी। पी का मतलब क्या हुआ, प्रोजेस्टेरोन। पी का लेवल क्या मतलब हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ कि ये जो मैक्सिमम गया है ये गया है 21st डे पे। मैक्सिमम कब गया है, 21st डे के ऊपर। और ये क्या है, प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ एस्ट्रोजन की, अब मैं बात करती हूँ किसकी, एस्ट्रोजन की, ठीक है। अब एस्ट्रोजन के अंदर देखिए, एस्ट्रोजन का लेवल स्टार्टिंग के अंदर क्या है, कम है, स्टार्टिंग के अंदर यानी कि कम है, ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर कम है। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकुलर की डेवलपमेंट कराएगा, यानी कि फॉलिकुलर फेज के अंदर जो लेवल है वो क्या होना शुरू करेगा, बढ़ना शुरू करेगा। लेवल क्या करेगा, बढ़ना शुरू करेगा। और ये 13 डे यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, पीक पर पहुंच जाएगा। अब पीक पर पहुंच जाएगा तो अब जैसे ही यहाँ पर बना कॉर्पस, अब ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन होने के बाद दोबारा से लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बना, कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद, कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद यहाँ पर जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, फिर से ज्यादा हो जाएगा, फिर से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आगे चल के फिर से क्या होना पड़ेगा, उसको कम होना पड़ेगा। रीजन क्या होगा, रीजन मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। रीजन क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो पीक आएंगी, यहाँ पर कितनी पीक आएंगी, यहाँ पर दो पीक आएंगी। प्रोजेस्टेरोन की सिर्फ एक पीक है, प्रोजेस्टेरोन की एक पीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कब बढ़ेगा, जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगी, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम बनेगी, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा। ये जो लेवल बढ़ेगा 21st डे पर पड़ेगा, ये जो लेवल है ये कब बढ़ेगा, 21st डे पर बढ़ेगा। लेकिन जो एस्ट्रोजन का लेवल है यहाँ पर फॉलिकुलर फेज के टाइम पर ही, जब ग्रेनुलोसा सेल बनने लगी थी, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगा था। और जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो यानी कि ये बढ़ जाएगा, जैसे कि बढ़ जाएगा 14th डे, क्योंकि यही पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा किसको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। जैसे ओव्यूलेशन हुआ तो यानी कि एस्ट्रोजन का लेवल फिर से कम आना शुरू किया। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम बन गई, कॉर्पस ल्यूटियम फिर से थोड़ा सा कम रिलीज करेगी। देखो यहाँ पे मैंने प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई बनाया है, एस्ट्रोजन का लेवल कम बनाया है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई क्यों बनाया है, क्योंकि जो मेनली कॉर्पस ल्यूटियम है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, मेनली जो हार्मोन रिलीज करती है उसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और एस्ट्रोजन का लेवल कम रिलीज होता है, इसलिए यहाँ पे दूसरी पीक आई है। और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट करना शुरू हो जाती है 15th डे पे, तो इसका लेवल भी, प्रोजेस्टेरोन का लेवल और एस्ट्रोजन का लेवल क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना यहाँ पे शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे एक जितना ही कम हो जाता है, ठीक है, कि मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि ये एकदम इनके बराबर, यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे किसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब देखो ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, मैंने आपको बताया था यार, ओवरी के अंदर कॉर्टेक्स पार्ट होता है, मेडुला पार्ट होता है। कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर होते हैं फॉलिकल्स, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल बनना शुरू होते हैं। फिर कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस एल्बिकन्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब देखो सेक्रेटरी फेज, ल्यूटियल फेज के अंदर क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद का है। ओव्यूलेशन के बाद क्या होना है यार, बिल्कुल कहानी है। ओव्यूलेशन के बाद क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम ल्यूटियल फेज यानी कि सेक्रेटरी फेज के अंदर तो बनेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं 14th डे पे, यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्राफिन फॉलिकल रिलीज हो रही है। यहाँ पे जो, यानी कि यहाँ पे जो सेकेंडरी ओसाइट है, यहाँ पे रुको, यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइज छोटा बना देती हूँ, यानी कि ये पूरी की पूरी ग्राफिन फॉलिकल्स थी, ठीक है। और इसके अंदर ये जो सेल्स थी, और यहाँ से क्या रिलीज हो गई है, सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। और सेकेंडरी ओसाइट है, पहले ये जो ग्राफिन फॉलिकल, इसको हम लिख देते हैं मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। और 14th डे पे ही क्या होगा, 14th डे पे ही क्या होना है, ओव्यूलेशन होना है। इससे पहले क्या बनी होगी, टर्शियरी फॉलिकल बनी होगी, सेकेंडरी ओसाइट, इसके अराउंड एंड्रम, और ये होगी ग्रेनुलोसा सेल। और इसके पहले क्या बनी होगी, यानी कि इसके पहले बनी होगी कौन सी,
सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल से पहले क्या बनना शुरू हो गई बच्चे, यहाँ पे बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल बनना शुरू हो गई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल ऐसे बनना शुरू हो गई। ठीक है, तो ये सारी की सारी चेंजेस कहाँ पर आ रहे हैं, ओवरी के अंदर आ रहे हैं। यानी कि 14th डे के ऊपर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर कर जाती है, जिसकी वजह से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज करती है। तो इससे पहले ये टर्शरी फॉलिकल बनी होगी, इससे पहले सेकेंडरी फॉलिकल बनी होगी, इससे पहले ये ढेरों प्राइमरी फॉलिकल बनी होंगी। ठीक है, तो उसमें एक सेकेंडरी फॉलिकल सिलेक्ट होती है और ये एक जो सेकेंडरी जो फॉलिकल है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, टर्शरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी हमने यहाँ पे कहानी देखी थी और ये हो गया है ग्राफिन फॉलिकल। अब ग्राफिन फॉलिकल के बाद क्या होगा, ग्राफिन फॉलिकल के बाद क्या होगा बच्चे, ग्राफिन फॉलिकल के बाद क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम। ग्राफिन फॉलिकल के बाद क्या बनेगा, जैसे कि ये मैंने बना दिया कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या रिलीज करना शुरू कर देता है, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करना शुरू कर देता है। क्या ये सीक्रेट करना शुरू करता है प्रोजेस्टेरॉन, और 21st डे पर ये सबसे ज्यादा इसका पीक रहता है। 25th डे तक आते आते ये रिग्रेस हो जाती है, मैंने बना दिया छोटी सी। और 28th डे पे जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, ये है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये क्या है बच्चे, कॉर्पस ल्यूटियम है। ठीक है, ये स्टार्ट रिग्रेसिंग, ये स्टार्ट रिग्रेसिंग। ठीक है, ये रिग्रेसिंग करना शुरू हो जाता है और ये जो बन जाती है हमें मिलता है ये कॉर्पस एल्बिकेंस, जो कि नॉन सीक्रेटरी होता है। ये क्या मिल जाता है हमें, कॉर्पस एल्बिकेंस मिलता है। ठीक है, अब हम जो शुरू करेंगे वो है हमारा लास्ट फेज, और लास्ट फेज के अंदर हम देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। ऑलराइट, तो देखिए जो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब यहाँ पर देखिए कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के अंदर हम देखेंगे कितनी पीक बनती है। प्रोजेस्टेरॉन की सिर्फ एक पीक बनेगी, एस्ट्रोजन की पीक बनेगी दो, एक फॉलिकुलर फेज के अंदर और एक बनेगी ल्यूटियल फेज के अंदर। अब देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे जैसे मैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो लेवल क्या है कम है। ठीक है, तो जैसे ही एफएसएच के ऊपर से नेगेटिव फीडबैक हटा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का, तो इसका लेवल बढ़ना शुरू होगा और फॉलिकल्स का डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट शुरू होगा तो एकदम से ही क्या बनेगी, मतलब पीक आएगी। पीक आने के बाद दोबारा से यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम बन गई, कॉर्पस ल्यूटियम बन गई है, तो इसका मतलब जो लेवल है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। लेवल है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करती हूँ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल। जो यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पहले कम था, पहले कम था, पहले कम था। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर जो लो लेवल है एस्ट्रोजन का, स्टार्टिंग के अंदर जो लो लेवल है एस्ट्रोजन का, ये नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है एलएच को, हाई लेवल पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर जो लेवल है वो बढ़ेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, और एकदम से क्या आएगी, यहाँ पर एकदम पीक आएगी। और ये जो पीक है किसकी वजह से आएगी, ये पीक आएगी आपकी किसकी वजह से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सडन इंक्रीज की वजह से। ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगी तो इसका जो लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, फिर से कम हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, ये तो हो गया है एस्ट्रोजन, ये जो लेवल हो गया सॉरी नॉट एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि जो ये लेवल हो गया है वो हो गया है एलएच का। ठीक है, और ये जो व्हाइट वाला जो लेवल है ये रिप्रेजेंट कर दिया है मैंने एफएसएच का। ठीक है, तो एफएसएच एंड एलएच में एक पीक आ रही है, प्रोजेस्टेरॉन में भी एक पीक आ रही है, लेकिन एस्ट्रोजन में दो पीक आ रही है, एक फॉलिकुलर फेज के अंदर एंड एक दूसरा ल्यूटियल फेज के अंदर, सिक्रेटरी फेज के अंदर। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी, ये मैंने आपको तीसरी बार बता दी है। ठीक है, अगर मैं पूरा का पूरा सम अप करती हूँ, अगर मैं पूरा का पूरा सम अप करती हूँ, ठीक है, चलो एक बार मैं साइकिल बनाती हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा मैं ऐसे सम अप करती हूँ। ठीक है, यानी कि चलो फिर से हम बनाते हैं एक और सर्कल। ऑलराइट, और सर्कल हम बना, अब देखो, और एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं सेंटर की। ठीक है, ये सेंटर की हमने लाइन ड्रॉ की। ऑलराइट,
अब हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैं 28 डेज की साइकिल ले रही हूँ, तो यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 एंड 28। ठीक है, बराबर होता है, लेकिन मैंने ऐसे ही रैंडम लिख दिया है, तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर देती हूँ डेज में। ठीक है, तो हम रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि कौन कौन सी साइकिल होगी, कौन कौन से डे किस किस फेज को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये मैंने लिखा दिया है यहाँ पे सेंटर। ठीक है, तो यानी कि ये जो 14th डे है, 14th डे पे क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है। 14th डे के ऊपर क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है। ठीक है, 1 to 5th डे हम ये किसको रिप्रेजेंट किया था, ये रिप्रेजेंट किया था मैंने मेंस्ट्रुअल फेज को, ये रिप्रेजेंट किया था मैंने मेंस्ट्रुअल फेज को। 6 से लेके 13 जो फेज है, ये मैंने रिप्रेजेंट किया था किसको, प्रोलीफेरेटिव फेज को। किसको रिप्रेजेंट किया था, प्रोलीफेरेटिव फेज को। एक्चुअली जो फॉलिकुलर फेज है, तो स्टार्टिंग के अंदर ही कुछ कुछ फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाती है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है तो हम यहाँ पर ही रिप्रेजेंट कर देते हैं फॉलिकुलर फेज। ठीक है, फॉलिकुलर फेज। और उसके बाद 15 से लेके 28th डे तक जो फिक्स्ड रहता है, ये वाला जो फेज है 14 डे का, ये फिक्स्ड रहता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये फेज फिक्स्ड रहता है, जिसको हमने बोला था ल्यूटियल फेज यानी कि सीक्रेटरी फेज। लूटियल फेज यानी कि सीक्रेटरी फेज। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म्स है, यहाँ पे दो टर्म्स हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। एक होती है मिनार्की। ठीक है, एक होती है मिनार्की। मिनार्की का मतलब होता है ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मिनार्की का मतलब क्या है, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि फर्स्ट टाइम जब ब्लीडिंग होगी उसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्की बोलते हैं। ठीक है, और जो दूसरा है मेनोपोज, जो दूसरी जो टर्म है यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ वो है मेनोपोज। ठीक है, मेनोपोज का मतलब है, मेनोपोज का मतलब है स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये जनरली किस एज पे होता है, ये जनरली होता है जब सारे के सारे प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो खत्म हो चुके होते हैं, और ये होता है 45 से लेके 50 एज तक। और ये जो होता है वो 11 to 13 एज तक मानते हैं। ठीक है, नॉर्मली माना जाता है 9 से 10 साल की एज में भी अगर ब्लीडिंग हो रही है फर्स्ट टाइम, तो उसको भी नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी क्या थी, साइकिल थी। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज एंड लूटियल फेज यानी कि सिक्रेटरी फेज। अब देखो, जो विमेन है जो सबसे ज्यादा जो फर्टाइल होती है वो कब होती है, विमेन जो मैक्सिमम जो फर्टाइल होती है वो होती है ओव्यूलेशन से 4-5 दिन पहले और 1-2 दिन बाद। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी यानी कि 9 to 16 जो डे है उस पे जो वुमेन है वो मैक्सिमम क्या होती है, फर्टाइल होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा हाई चांसेस रहते हैं फर्टिलाइजेशन के। तो ये पूरी की पूरी साइकिल हमने कर ली है। अब हम देख लेते हैं कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर क्या दिया हुआ है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर हम क्या दिया हुआ है ये हम देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम किससे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स। फीमेल प्राइमेट्स के अंदर होती है, जैसे कि मॉन्की, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग शुरू होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्की बोलते हैं। और ये कब होगा, प्यूबर्टी के टाइम पे, जब हार्मोनल चेंजेस होंगे। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम, वो सारे के सारे इवेंट्स जो स्टार्ट हो रहे हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन से टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब कौन कौन सी इवेंट, जो फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और कौन सा फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि वन ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द मिडल, यानी कि यहाँ पे ओव्यूलेशन की बात हो रही है, हम बाद में आएंगे। यहाँ पर ओव्यूलेशन की बात हो रही है। ओव्यूलेशन के अंदर एक्चुअली सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है
ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो ओवरी होती हैं वो अल्टरनेट फैशन के अंदर काम करती है। एक बार लेफ्ट ओवरी से अगर जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है तो दूसरा राइट ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। जो मेजर इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर, जो अभी हम करने वाले हैं। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज, हमने यहीं से शुरुआत की थी। जो साइकिल है वो शुरू हो रही है मेंस्ट्रुअल फेज से। व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एट इट लास्ट फॉर 3 to 5 days नॉर्मली। ठीक है, द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स, ये मेंस्ट्रुअल फ्लो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, एंडोमेट्रियल की लाइनिंग ब्रेक करती है और इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स भी वो ब्रेक करती हैं, विच फॉर्म्स लिक्विड, जो कि लिक्विड ब्लड रिलीज होता है दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना। एक्चुअली ये जो ब्लड होता है ये क्लॉट नहीं करता है क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मिन नाम की प्रोटीन प्रेजेंट होती है और ये जो प्लाज्मिन जो प्रोटीन है फिब्रिनोजन को फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट ही नहीं होने देती, इसलिए ये ब्लड क्लॉट नहीं होता। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये अब इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा से यही रीजन है, इसके अलावा क्या रीजन हो सकते हैं? इसके अलावा जो मतलब यहाँ पे देखो एक बार, मेंस्ट्रुअल ओनली अकर if the released ovum is not fertilized, lack of menstruation, अगर menstruation cycle नहीं हुई, अगर periods नहीं हुए, अगर bleeding नहीं हुई तो क्या होगा? it indicates the pregnancy, ये pregnancy को indicate करता है। लेकिन ये सिर्फ अकेला एक रीजन नहीं है, स्ट्रेस की वजह से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल हो सकती है, डाइट की वजह से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल हो सकती है। तो बहुत सारे रीजन है, यहाँ पे लिखा हुआ है। However, it may also be caused due to the some other underlying causes like stress हो गया, poor health हो गया। The menstrual phase is followed by, menstrual phase के बाद जो next जो phase आएगा उसको हमने क्या बोला है? follicular phase। During this phase यहाँ पर क्या होगा? Primary follicles in the ovary, यहाँ पर follicular phase है तो यानी कि प्राइमरी जो फॉलिकल्स हैं वो ग्रो करेंगे एंड बिकम फुल्ली मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल एंड साइमल्टेनियसली इसके साथ साथ एंडोमेट्रियम के अंदर क्या हो रहा है? ऑफ यूट्रस रीजनरेट्स थ्रू द प्रोलिफरेशन, वहां पर प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा है, ओवरी के अंदर follicular phase चल रहा है। These changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormones। ठीक है, the secretion of gonadotropins यानी कि मेनली LH एंड FSH इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज के अंदर इन दोनों लेवल का, इन दोनों हॉर्मोन्स का लेवल इंक्रीज होगा एंड स्टिमुलेट्स द फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सीक्रेट। जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलपमेंट होंगी, डेवलप करेंगे, यही फॉलिकल्स क्या रिलीज करते हैं? एस्ट्रोजन बाय ग्रोविंग फॉलिकल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बोथ LH एंड FSH अटेन्स ए पीक लेवल, दोनों FSH और LH का पीक कब आएगा? 14th डे पर आएगा। द रैपिड सीक्रेशन ऑफ LH का सर्ज लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल, यानी कि 14th डे पर। ठीक है, जिसको हम LH सर्ज बोलते हैं। और ये क्या, इससे की क्या होगा? रप्चरिंग होगी ग्राफिन फॉलिकल्स के एंड देयर बाय रिलीज ऑफ ओवम, यानी कि ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, द ओव्यूलेशन यानी कि ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। ये सबसे छोटा होता है, एक ही दिन का होता है। ठीक है, उसके बाद आएगा ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज यानी कि सिक्रेटरी फेज, यहाँ पर रिमेनिंग जो ग्राफिन फॉलिकल्स है अब क्या बना देंगी? कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम लार्ज अमाउंट के अंदर सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन को, विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। ठीक है, और यही जो एंडोमेट्रियम है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इम्प्लांटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड द अदर इवेंट्स ऑफ द प्रेगनेंसी। और लिटिल अमाउंट के अंदर यहाँ पे एस्ट्रोजन भी रिलीज होता है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, यानी कि जब प्रेगनेंसी जब होगी तो इसमें से कोई भी इवेंट नहीं होगा, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल मेंटेन रहेगा, FSH और LH के ऊपर नेगेटिव फीडबैक ही रहेगा क्योंकि नए फॉलिकल्स की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ब्लीडिंग होगी। द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करेगी और एक क्या बना देगी? व्हाइट बॉडी, जिसको हमने क्या बोला है? कॉर्पस एल्बिकेंस, जो कि नॉन सिक्रेटरी होती है। This causes the disintegration of endometrium leading to the menstruation, marking a new cycle। फिर एक न्यू साइकिल शुरू होती है। यहाँ पर देखो, इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 ईयर ऑफ एज एंड दैट इज टर्म्ड एज, जिसको हम क्या बोलेंगे? मेनोपॉज बोलते हैं।
साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर, अगर साइक्लिक हर मंथ रिपीट हो रही है तो एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज को रिप्रेजेंट कर रही है एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्की एंड मेनोपॉज। ठीक है, तो मेनार्की यानी कि ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मोनोपॉज यानी कि सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये पूरी की पूरी यहाँ पर हमारी कहानी थी। एक बार हम ग्राफ को देख लेते हैं। देखो ग्राफ को क्या देख लेते हैं हम, यहाँ पर जो फर्स्ट जो फेज है वो मेंस्ट्रुअल फेज को रिप्रेजेंट किया हुआ है, सेकंड फेज रिप्रेजेंट किया है फॉलिकुलर फेज यानी कि प्रोलिफेरेटिव फेज, उसके बाद 14th डे पे ओव्यूलेशन है, उसके बाद ल्यूटियल फेज यानी कि सिक्रेटरी फेज, उसके बाद नेक्स्ट साइकिल है। तो स्टार्टिंग के अंदर यूट्रेन के अंदर क्या क्या इवेंट्स हैं, यूट्रेन के अंदर सबसे पहले मतलब 5 दिन तक ब्लीडिंग चलती है, 3 to 5 डेज भी हो सकती है। उसके बाद जो एस्ट्रोजन जो रिलीज होगा वो एंडोमेट्रियम को क्या करने शुरू कर देगा, ये एंडोमेट्रियम को थिक करना शुरू करेगा। अब जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम बनी, प्रोजेस्टेरोन निकला, और ये जो ट्यूबुलर जो ग्लैंड्स हैं अब ये क्या हो गई है, सीक्रेटरी हो गई है, और ये क्या सीक्रेट करेंगी, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करेंगी। पीक आएगी 21st डे तक, और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन रिलीज होगा ये ज्यादा नेगेटिव फीडबैक दे देगा एलएच को, और एलएच कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन नहीं कर पाएगा और फिर से क्या होगी, ब्लीडिंग हो गई। ठीक है, फिर हमने देखा प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है एक ही बार पीक आती है प्रोजेस्टेरोन की, जब कॉर्पस ल्यूटियम जो सबसे ज्यादा कॉर्पस ल्यूटियम थिक होगी, सॉरी जो कॉर्पस ल्यूटियम में सबसे ज्यादा प्रोजेस्टेरोन बनाएगी, यानी कि 21st डे पर ही मैक्सिमम पीक आएगा प्रोजेस्टेरोन का, और उसके बाद फिर से कम हो जाएगा। एस्ट्रोजन का जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ रही थी तो एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ रहा था, ये पॉजिटिव फीडबैक देगा किसको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, ये पॉजिटिव फीडबैक देगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। ठीक है, ये पॉजिटिव फीडबैक देगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, और उसके बाद जो एस्ट्रोजन है का लेवल कम होना शुरू होगा, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम फिर से कम अमाउंट का एस्ट्रोजन बनाएगी। एनसीईआरटी के अंदर थ्योरी के अंदर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको फिर से पीक देखने को मिलेगी, यहाँ पर फिर से पीक देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है का पीक आएगा 14th डे पर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का भी पीक यहाँ पर कब आएगा, 14th डे के ऊपर आएगा। तो जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बन जाती है ये पीक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी पूरी की पूरी कहानी। अगर हम बात करें किसके बारे में, हम बात करते हैं अब क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से आप क्वेश्चंस बताओ, फिर आप मुझे बताना कि आपको समझ में आया है या नहीं। ठीक है, एट विच पॉइंट इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ वुमन मोस्ट फर्टाइल, जो फर्टाइल होती है वुमेन वो कब होती है, एट द डे 1 to 5th, डे 9 to 16, डे 7 to 21, यानी कि डेज 22 to 28। तो देखो ओव्यूलेशन कब होगा, ओव्यूलेशन होगा 14th डे, तो 14th डे के यानी कि +2 कर लो, और यहाँ पर आप क्या कर लो -5। ठीक है, यानी कि 9th to 16th डे, यानी कि ओव्यूलेशन से 5 दिन के बाद, ओव्यूलेशन से 5 दिन पहले और ओव्यूलेशन के 2-3 दिन तक, 2-3 दिन के बाद जो वुमेन है वो मैक्सिमम क्या रहती है, फर्टाइल रहती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस। देखो मेन फंक्शन पूछा है कॉर्पस ल्यूटियम का, तो मेन फंक्शन क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का, क्योंकि लार्ज अमाउंट के अंदर सीक्रेट करता है, लेकिन कम अमाउंट के अंदर भी क्या करता है, सीक्रेट करेगा। और ये प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या है, प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या है बच्चे, ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम के वॉल को क्या करेगा, एंडोमेट्रियम के वॉल को ग्लैंडुलर बनाएगा और मेंटेन करके रखेगा एंडोमेट्रियम को। करेक्ट आंसर आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, जो मेन जो कॉज है डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग का वो क्या है, तो क्या रीजन होगा कि जो कॉर्पस जो ल्यूटियम है, अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, और अगर डिसइंटीग्रेट हो गई तो इसका मतलब जो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा। और यही प्रोजेस्टेरोन का लेवल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, यही एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखेगा। तो डिजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होगी तब क्या होगा, ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन।
या फिर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू तो करेंगी नहीं, यहाँ पर भी कंटिन्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज मेंस्ट्रुएशन ओनली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, बिल्कुल भी प्रेगनेंसी का कोई भी इवेंट यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, all event of the menstrual cycle stop and there is no menstruation, option A is the correct answer। next question है, in the absence of fertilization, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम का कोई काम ही नहीं है, प्रोजेस्टेरोन की जरूरत ही नहीं है एंडोमेट्रियम को थिक करके रखे, तो इसका मतलब जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीटली डिजनरेट हो जाएगी और एक व्हाइट बॉडी बना देगी जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो यहाँ पे स्टॉप द सीक्रेटिंग एस्ट्रोजन बट इंक्रीज द प्रोजेस्टेरोन, तो बढ़ेगा ही नहीं, स्टॉप सीक्रेटिंग प्रोजेस्टेरोन लेकिन एस्ट्रोजन भी नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर इंक्रीजेस द सीक्रेशन ऑफ, इंक्रीज तो करेगा ही नहीं, यानी कि प्रोजेस्टेरोन भी कम होगा, एस्ट्रोजन भी कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मेंस्ट्रुएशन इज ट्रिगर्ड बाय एन abrupt decline in the amount of estrogen, progesterone, LH and FSH। menstruation is triggered by, तो मेंस्ट्रुएशन किस लिए होगी, क्यों, क्योंकि बिल्कुल कम सीक्रेशन किसका हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट, तो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम तो एंडोमेट्रियम की वॉल क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, देयर इज श्रेडिंग ऑफ वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है, नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, कोई भी फॉलिकल नहीं बनते मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, क्यों, क्योंकि फॉलिकल्स डू नॉट रिमेन इन द ओवरी आफ्टर ओव्यूलेशन, एफएसएच लेवल्स आर हाई इन द ल्यूटियल फेज, एलएच लेवल आर हाई इन द ल्यूटियल फेज, बोथ एफएसएच एंड एलएच आर लो इन द ल्यूटियल फेज, क्यों, क्योंकि ल्यूटियल फेज के अंदर यहाँ पर क्या बन है बच्चे, कॉर्पस ल्यूटियम ल्यूटियल फेज के अंदर, और ये क्या रिलीज कर रही है, प्रोजेस्टेरोन, और क्या रिलीज कर रही है, एस्ट्रोजन रिलीज कर रही है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज कर रही है, और ये किसको नेगेटिव फीडबैक दे देंगे, ये नेगेटिव फीडबैक दे देंगे एलएच को एंड एफएसएच को। अगर एफएसएच और एलएच को नेगेटिव फीडबैक देंगे तो इनका लेवल क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन की ऑनसेट को हम क्या बोलते हैं, मेनार्की, जो स्टॉपेज को हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब 45 to 50 ईयर ऑफ एज, अराउंड 50 ईयर ऑफ एज मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉज लग जाता है, याद करना आसान रहेगा, यानी कि मेनोपॉज, ठीक है। नेक्स्ट है, ओव्यूलेशन अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, ओव्यूलेशन यानी कि जो हाई लेवल है, हाई लेवल किसका, हाई लेवल बच्चे, हाई लेवल एस्ट्रोजन, और ये जो हाई लेवल है एस्ट्रोजन का, ये प्रोवाइड करेगा पॉजिटिव फीडबैक, और ये पॉजिटिव फीडबैक इसको प्रोवाइड करेगा एलएच को, और एकदम से एलएच का क्या आएगा, सर्ज, यानी कि सडन इंक्रीज, और रिजल्ट इन रप्चरिंग ऑफ ग्राफिन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, और जिसको हमने क्या बोला है, ओव्यूलेशन। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शॉर्टेस्ट फेज इन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ ए वुमेन, जो शॉर्टेस्ट जो फेज होता है, यानी कि यहाँ पे देखो जो मेंसेस हैं ये यानी कि अराउंड 1 to 5th डे रहेंगे, ल्यूटियल फेज रहेगा कम से कम भी, ल्यूटियल फेज रहेगा आपका 15 से लेके 28th डे, ओव्यूलेटरी फेज आपका सिंगल डे रहता है यानी कि 14th डे रहेगा, ठीक है, फॉलिकुलर फेज रहेगा आपका 6 to लेके 13th डे, तो जो शॉर्टेस्ट है वो क्या रहेगा आपका, ओव्यूलेटरी फेज, यानी कि करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का कॉन्सेप्ट। तो मैंने बहुत ट्राई किया है इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझाने का, तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया, और हम मिलते हैं संडे को जहां पर हम मेंटी सेशन को कंडक्ट कराएंगे और आपका सिलेबस रहेगा टिल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर।